हेलो मेरे प्यारे लड्डू, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और जैसा कि मैंने पीछे पढ़ा चुका हूं, पार्ट 1 पार्ट 2 यूरोप में राष्ट्रवाद का पार्ट 1 हम बता चुके हैं। उससे बताए थे फ्रांसीसी क्रांति कैसे कैसे होती है और फ्रांस में गणराज्य की स्थापना कैसे होती है, उसके बारे में हम लोग वर्णन कर चुके थे। फिर हम लोग बताए इटली का एकीकरण। क्या बताया जी? इटली का एकीकरण। इटली के एकीकरण में क्या क्या समस्या हुआ उसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके थे। और कौन कौन इटली के एकीकरण में साथ दिया उसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके थे। आज का हम लोग का टॉपिक है बच्चा पार्टी। क्या टॉपिक है मेरे प्यारे लड्डू? जर्मनी का एकीकरण। क्या है? जर्मनी का एकीकरण। उससे पहले तुमसे एक बात, एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। आज थोड़ा छोटी दीपावली है, ठीक है, लेकिन तुम लोग के लिए आज भी हम एफर्ट लगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ जो पटाखा आएगा ना, पटाखा का आवाज, तो उसको इग्नोर करना है, समझ गया ना। तुम वीडियो आज देख रहे हो, कल देख रहे हो, 5 दिन के बाद देख रहे हो, या कोई और दिन देख रहे हो, 1 महीना के बाद देखोगे, तो यहाँ जो पटाखा का आवाज आएगा ना, उसको थोड़ा इग्नोर करना है बच्चा पार्टी, ठीक है। इग्नोर करके मेरी आवाजों को कॉन्सेंट्रेट करना है और जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, जो टॉपिक बता रहे हैं, उस पर फोकस करना है। विश्वास मानो भाई, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाले। इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं बुआ कि जो पढ़ाएंगे बाबू उससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, समझ गए ना। तो आते हैं फिर टॉपिक पे। क्या है? जर्मनी का एकीकरण। क्या है जर्मनी के एकीकरण, समझने का प्रयास करेंगे। जैसे हमारा इटली का एकीकरण हुआ था, उसी प्रकार जर्मनी का भी एकीकरण हुआ था। क्या हुआ था? उसी प्रकार जर्मनी का भी एकीकरण हुआ था। इटली के साथ साथ, इटली के ही साथ, किसके साथ में बताओ? इटली जिस समय इटली का एकीकरण हुआ था, उसी के साथ साथ जर्मनी का भी एकीकरण हुआ था, ठीक है। तो इटली का एकीकरण जो हुआ था 1871 में हुआ था। सेम डेट पर, सेम लगभग समय पर इटली का भी, जर्मनी का भी एकीकरण हो चुका था। और क्या क्या परेशानी आया इटली के एकीकरण में, वो तो पढ़ लिए हम लोग। अब जो हम लोग पढ़ेंगे कि जर्मनी के एकीकरण में क्या क्या प्रॉब्लम आया, क्या क्या समस्या आया, और कौन कौन व्यक्ति इसके लिए खड़ा हुआ एकीकरण के लिए। कौन कौन राष्ट्रवादी व्यक्ति था जो जर्मनी के एकीकरण करने में सहायक प्रदान किया। कौन कौन सी संस्थाएं थी जो बना। कौन कौन से राष्ट्रवादी नेता थे जो जर्मनी को बढ़ावा देने का काम किए। जैसे हम लोग पीछे पढ़े कि इटली के एकीकरण में कौन कौन था जी, बताओ? मेजनी था, गैरिबाल्डी था, और क्या था बोलो जी? काउंट काबूर था, और एक शासक जो है विक्टर इमैनुअल। इन लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। किसमें योगदान था? इटली के एकीकरण में। अब जो हम लोग समझेंगे जर्मनी का एकीकरण में, ठीक है। तो ध्यान देना है, इटली के एकीकरण के दौरान ही, किसके एकीकरण? इटली के एकीकरण के दौरान जर्मनी के क्षेत्रों में भी समान प्रक्रिया चल रहा था। मतलब वहां भी एकीकरण की प्रक्रिया चल रहा है, वहां भी राष्ट्रवादी आंदोलन हो रहा है। किस लिए? इटली का एकीकरण के लिए। तो जर्मनी में भी राष्ट्रवादी आंदोलन हो रहा है एकीकरण के लिए। मतलब दोनों लगभग समान समय में ही दोनों का क्रांति हो रहा था, राष्ट्रवादी आंदोलन हो रहा था। किस लिए? एकीकरण करने के लिए, ठीक है। यानी कि दोनों का लगभग समान समय में, मतलब 1871 में ही दोनों का क्या हुआ था? एकीकरण संभव हुआ था। अब क्या क्या परेशानी आया था, कौन कौन व्यक्ति ने साथ दिया था, उसके बारे में बात करेंगे। तो ध्यान देना जी, क्या है? इटली जो था, क्या हुआ? जर्मनी, क्या जी? जर्मनी जो था लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था। क्या था बाबू? 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था, मतलब विखंडित राज्य था। यहाँ एकता का अभाव था, राष्ट्रवाद का अभाव था। और इतना ही नहीं बच्चा पार्टी, यहाँ जो 300 छोटे बड़े राज्य थे उसमें भी समस्या पैदा हो रही थी। समाज सबका अलग अलग, धर्म लगभग का अलग अलग, बहुत सारी विषमताएं थी। तो बहुत सारी विषमताएं रहेगा तो उसको एक करना बहुत मुश्किल वाला बात है। जैसे कि तुमसे वो क्वेश्चन पूछते हैं बुआ, मेरे भाई, तुमसे वो क्वेश्चन पूछते हैं छोटी, क्या पूछते हैं क्वेश्चन? अगर जो तुम्हारे घर में 5 लोग हैं, ठीक, अब 5 लोग का विचार अलग अलग है। कोई किसी और के विचार के समर्थक है, कोई किसी और के समर्थक है, कोई किसी और के समर्थक है। तो सबको एक साथ करना एक बहुत ही डिफिकल्ट, मतलब प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा सबको एक साथ करने के लिए, समझ गया ना। लेकिन अगर वही सबका मत एक जैसा रहेगा तो एकीकरण करना आसान है, सबको एक साथ करना आसान है। जैसे गोतियारी में होता है ना जी, गोतिया में क्या होता है? बंटवारा होता है ना। तब 5 भाई रहेगा ना, तब 5 लड़ाई कब होगा गोतिया में, बताओ? जब 5 का मत अलग अलग रहेगा तो क्या हो जाएगा? लड़ाई हो जाएगा। उसी प्रकार यहां भी था, जर्मनी के एकीकरण में भी बहुत सारे बाधाएं थी। 5 भाई नहीं, यहाँ 300 राज्य बटा हुआ है। सोचो एकीकरण करने में कितना समस्या आएगा। तो वही समस्या के बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। और किस तरह का समस्या आएगा? धार्मिक समस्या, सामाजिक समस्या, राजनीतिक समस्या, आर्थिक समस्या, अनेकों प्रकार की समस्या आएगी, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ा राज्य कौन था? ये 300 छोटे बड़े राज्य विभक्त था, उसमें सबसे बड़ा राज्य की बात की जाए तब प्रसा था। कौन था मेरे प्यारे लड्डू, बताओ जी? प्रसा। कौन था बाबू? प्रसा था।
और क्या होता है, ये पर्सा सबसे बड़ा राज्य था किसका, जर्मनी का। अब थोड़ा सा पीछे आते हैं, बैक टू पवेलियन, पीछे चलते थोड़ा सा। उसमें क्या होता है, नेपोलियन बोनापार्ट का योगदान फ्रांस में हम लोग पढ़ लिए, इटली में भी क्या योगदान था हम लोग पढ़ लिए, अब जर्मनी में क्या योगदान दिया था उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर क्वेश्चन तुमसे पूछ देना कि जर्मनी के एकीकरण का पृष्ठभूमि, मतलब जर्मनी के एकीकरण की शुरुआत किसने किया, आरंभ किसने किया, तो याद रखना मेरे भाई कि जर्मनी की एकीकरण की पृष्ठभूमि जो है, जर्मनी की एकीकरण की क्या बच्चा पार्टी, पृष्ठभूमि जो है क्या जी, पृष्ठभूमि जो है जर्मनी के एकीकरण का पृष्ठभूमि किसने तैयार किया था, तो याद रखना नेपोलियन बोनापार्ट। कौन जी, नेपोलियन बोनापार्ट ने। ठीक है, इन्होंने क्या कौन सा काम किया था, तो इन्होंने क्या किया था 1806 में, कब जी 1806 में, मेरे भाई मेरे लड्डू मेरे छोटी, 1806 में क्या किया था, जर्मन के जितने भी प्रदेश हैं लगभग प्रदेश को वो जीत लिया था। तुमको बोले थे ना कि नेपोलियन एक हीरो है, समझ गया ना, वो लगभग यूरोप के सारे देशों को वो जीत लिया था। उनमें से एक कौन था, जर्मनी भी था। और जर्मनी के जो 3 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था, उसको अधिकतर क्षेत्र को लगभग क्षेत्र को जीतकर एक संघ का निर्माण किया था। और उस संघ का नाम था बाबू, क्या नाम था, उस संघ का नाम था राइन। क्या नाम था जी, राइन राज संघ। क्या था मेरे लड्डू बताओ जी, राइन राज संघ। राइन राज संघ का निर्माण किया था। तो तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे कि राइन राज संघ का निर्माण किसने किया था, तो फट दिया बोलेगा, क्या बोलेगा, हमको भैया पढ़ाए हैं। क्वेश्चन पूछ देगा तुम लोग 10th क्लास में कि राइन राज संघ का निर्माण किसने किया था, तो बोलेगा अच्छा ये तो भैया हमको पढ़ा चुके हैं पहले, ये तो फटाक से मारेगा, क्या मारेगा बच्चा पार्टी, नेपोलियन बोनापार्ट। आप पूछ देगा कि जर्मनी के एकीकरण का जो पृष्ठभूमि तैयार किसने किया था, शुरुआत किसने किया था, क्या मारेगा जी तुम लोग, क्या मारेगा जी, क्या मारेगा बाबू क्वेश्चन में, नेपोलियन बोनापार्ट मारेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 1806 में क्या किया था, जर्मन राइन संघ का निर्माण किया था। और यहीं से क्या हुआ, राष्ट्रवाद की भावना पनपने लगी। क्या होने लगा, यहीं से राष्ट्रवाद की भावना पनपने लगी, मतलब राष्ट्रवादी भावना का विकास होने लगा। धीरे धीरे राष्ट्रवाद और उच्चतम पहुंचते गया और उन्नत के रूप में प्रकट होने लगा। देखो आवाज आ रहा है किसका, पड़ाका का आवाज आ रहा है ना, लेकिन तुम्हारे लिए हमेशा खड़े हैं हम। तुम्हारा दिवाली कब होगा, जब तुम्हारा रिजल्ट बढ़िया आएगा, ठीक है, हालांकि अभी भी मनाओ। आगे बढ़ जाते हैं। अब क्या है जी, अब क्या होता है, जर्मनी में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए, अब क्या होता है, जर्मनी में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए अनेकों व्यक्ति सामने आए कि जर्मनी का एकीकरण हो जाए, जर्मनी के जितने भी लोग हैं एकजुट हो जाए, यहाँ राष्ट्रवाद हो जाए, मतलब राष्ट्र सबको एक राष्ट्र के प्रति एक समर्पण हो जाए। इसको मोटिवेट करने के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए क्या होता है, यहाँ बहुत सारे लोग का विचार अपना अपना देते हैं, कैसा हूं राष्ट्र क्या हो जाए, सब में एकता का विकास हो, एकता का भावना प्रकट हो। और कौन कौन व्यक्ति थे, ध्यान देना है, उनमें से हमारे व्यक्ति थे, कौन कौन थे जी बताओ, हिगेल कौन थे, हिगेल कांट थे जी, हिगेल कांट कौन थे, हिगेल कांट थे, हिगेल कांट। और क्या थे जी, हेम्बोल्ट थे, हिगेल कांट थे, हेम्बोल्ट थे, और कौन थे, और जो बताओ जी, और थे डंट है ना, डंट थे, और कौन थे, और बहुत सारे चित्रकार, गायक, जितना भी राइटर, सब अपने अपने तरीके से राष्ट्र को मोटिवेट करने के, राष्ट्र को नहीं, राष्ट्र के जो व्यक्ति हैं उसको मोटिवेट करने का काम कर रहा था। क्यों मोटिवेट कर रहा था, क्योंकि यहां जो है मेरे भाई, यहां जो है मेरे प्यारे लड्डू, क्या हो, एक मोटिवेशन जागे, क्या जागे बाबू, मोटिवेशन जागे, ताकि सब में एक राष्ट्रवादी भावना का विकास हो और राष्ट्र के प्रति सब लोग एक समर्पित हो जाए। कौन कौन ये बात कर रहा है, यहाँ के लोग, यहाँ के जो गायक है, सिंगर है, चित्रकार है, व्यापारी है, सब लोग अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहा है। क्यों प्रयास कर रहा है सब, क्योंकि जर्मनी का एकीकरण, क्या हो जर्मनी का बाबू बोलो, जर्मनी क्या हो जाए, एकीकरण हो जाए, ठीक है ना। तो कौन कौन व्यक्ति, हिगेल कांट हो गया, आर्डेंट हो गया, और कौन था, हम्बोल्ट हो गया, जैकब ग्रीम हो गया, अनेकों इतिहास, अनेकों व्यक्ति ने अपना अपना योगदान दिया, ठीक है। उनमें से कोई गायक, अपनी कोई गायक है वहां का, तो अपने गायकी के माध्यम से पूरा गाना गा रहा है और देश के लिए एकदम जुनून जगा रहा है कि सब एक साथ हो जाए। जैसे तुम लोग का गाना बजता है ना 15 अगस्त में, नहीं बजता है, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का, या तो नहीं को बता, माँ तुझे सलाम, बंदे बंदे मातरम बंदे, तो लगता है कुछ ही एकदम अभी जाए एकदम पाकिस्तान हमला धुइयां धुइयां उड़ा दे, एकदम एकदम एक अलग सा एनर्जी आ जाता है, कहता नहीं हमारा पूरा देश एक है, भारत को जो भी आंख दिखाएगा चूर चूर हो जाएगा, नहीं बोलता है। अब बुलतरू में तुम लोग क्या सुनता था कहानी, तुम मुझे
तुम मुझे खीर मांगोगे, दूध मांगोगे तो खीर दूंगा, और कश्मीर मांगोगे तो चीर दूंगा। यही ना पुत्र में सब बोलता था शहरिया। तो अंदर से एक अलग जुनून आता है, समझ गया ना। तो ऐसा जुनून कौन लाया है बताओ? जो शायर है, जो गायक है, उसको क्या ले रहा है? इसमें एक जुनून पैदा कर रहा है, एक राष्ट्रवादी भावना प्रकट कर रहा है। उसी प्रकार हमारे जर्मनी में बहुत सारे गायक, चित्रकार अपने अपने तरीके से, गायक चित्रकार ही नहीं, वहां के शिक्षक, स्टूडेंट, सब लोग मिलके जर्मनी के एकीकरण में सहायता प्रदान कर रहे हैं। अपने अपने तरीके से क्या कर रहे हैं बताओ जी? आंदोलन कर रहे हैं, ठीक ना। अब क्या है, हिगेल कांड कौन थे? हिगेल कांड इतिहासकार थे। क्या थे हिगेल कांड? एक इतिहासकार थे। अपने इतिहासकार अपने उसमें द्वंद्व क्या लिखते? उसमें द्वंदात्मक चीज लिखते हैं कि ये इतिहास में चीज गलत है, ये गलत है, इसका विरोध होना चाहिए, ऐसे ऐसे काम होना चाहिए। अब इसी के विचार के वो समर्थक था, जिस जो आगे पढ़ाएंगे, बिस्मार्क। कौन था जी? बिस्मार्क। बिस्मार्क कौन था? ये था प्रसा का चांसलर। क्या था जी? प्रसा का चांसलर था बिस्मार्क। ये हिगेल कांड के विचार से बहुत ज्यादा इंप्रेस था। और आगे पढ़ोगे बिस्मार्क कौन था, ठीक ना। ये आर्डेंट था, क्या था? ये कविता लिखता था, मतलब बहुत ही खतरनाक वाला कविता। कैसा कविता? राष्ट्रवादी भावना की टाइप का कविता, कि एकदम पढ़े ना तो एकदम जुनून आ जाए, ठीक ना। अब जो यहाँ पे ध्यान दो, और शिक्षक, और इतना ही नहीं, राष्ट्र खाली गायक और कौन है, कविता कवि और इतिहासकार, इतना ही नहीं है, साथ में टीचर और स्टूडेंट का भी बहुत बड़ा योगदान था जर्मनी के एकीकरण में। किसका योगदान बाबू? शिक्षक और विद्यार्थियों का भी बहुत बड़ा योगदान था। किस चीज में बच्चा पार्टी बताओ जी? बताओ मेरे प्यारे लड्डू। जर्मनी के एकीकरण में। और क्या किए थे शिक्षक और स्टूडेंट मिलकर के? जर्मनी को एकीकरण करने के उद्देश्य से एक ब्रूसनसॉफ्ट, क्या जी? ब्रूसनसॉफ्ट नामक, क्या जी? ब्रूसनसॉफ्ट नामक, सॉफ्ट ना है जी, हाँ, ब्रूसनसॉफ्ट नामक एक संस्था का निर्माण किए थे। एक सभा का निर्माण किए थे, समझ गया ना। ब्रूसनसॉफ्ट नामक काहे लगी? कि वहां पे सब एक सभा लगाया जाए। ब्रूसनसॉफ्ट नामक सभा, उस सभा का नाम था। और एक सभा लगाया जाए और उसमें सब लोग को मोटिवेट किया जाए कि जर्मनी में इस तरीके से काम किया जाए ताकि जर्मनी का एकीकरण संभव हो। लेकिन ये सभा था, उसको कुचलने का काम किया। जितने भी राष्ट्रवादी भावना प्रकट हो रहे हैं, जितना भी लोग गायक, गायिका, इतिहासकार, कवि, स्टूडेंट, शिक्षक ने मिलकर क्या कर रहे हैं बताओ जी? राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मेटरनिक जो था, क्या किया? सबको कुचलने का काम किया कि नहीं होने देंगे राष्ट्रवाद। अगर राष्ट्रवाद हो जाएगा तो हमारा राजतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, ठीक है। तो क्या होता, लेकिन उसको कुचलने का तो प्रयास किया, लेकिन एक आग लग चुका था अंदर, एक धधक चुका था आग, एक आग लग चुका था। आग कौन लगाया था? नेपोलियन बोनापार्ट। तो तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे, जर्मनी के एकीकरण का पृष्ठभूमि तैयार कौन किया था? क्या बोलेगा जी? नेपोलियन बोनापार्ट ने। और बहुत सारे लोगों का योगदान था। गायकी हो गए, कवि हो गए, और क्या था? इतिहासकार हो गया, शिक्षक हो गया, विद्यार्थी हो गया। और शिक्षक विद्यार्थी ने कौन सी सभा गठन किया था? यार ब्रूसन सभा। कौन सा? ब्रूसनसॉफ्ट नामक सभा का गठन किया था। और क्या होता है, अब फिर इस सभी चीजों को दबाने का, कुचलने का प्रयास किया। कौन? मेटरनिक ने। और इसको कुचल तो दिया, लेकिन एक जो चिंगार होता है, तुमको बोलते हैं ना एगो चीज कि घायल शेर जो होता है, पहला बार जो शेर जब घायल हो जाता है तो दूसरा बार में और खतरनाक हो जाता है। शुरू बार में घायल होगा तो उतना नहीं रहेगा, लेकिन उसके बाद लड़ेगा नहीं तब जी जान लगा कर लड़ेगा। तो ये सब क्या हो चुका है? अब घायल हो चुका है। तो लेकिन अंदर से क्या है? भावना अभी भी है। पटाखा का आवाज को इग्नोर करना है, ठीक है ना। तुम्हारे लिए मेहनत करें बाबू हम, ठीक है। तो तुम भी ये पटाखा आवाज को इग्नोर करके, ऐसा नहीं कि भैया पटाखा का आवाज आ रहा है, ये हो रहा है, वो रहा है। बाबू तुम्हारे लिए हर दिन मेहनत करने के लिए तैयार है हम, बस तुम मेरा साथ दो, ठीक है। तो बात पे आते हैं, भटक जाएंगे फिर लोग हम टॉपिक से। क्या बोल रहे थे? हाँ, यहाँ पे क्या बोल रहे थे बताओ? शिक्षक और यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या किए? आंदोलन किए। शिक्षक और विद्यार्थी ने ब्रूसनसॉफ्ट नामक की एक सभा बुलाया, लेकिन कुचलने का प्रयास कौन किया? मेटरनिक ने किया। और यहाँ कुचलने का प्रयास किया, लेकिन एक बोलते हैं ना, एक आग धधक रहा था अंदर से, और वही आग धधकते धधकते क्या हुआ? धीरे धीरे और क्रांतिक रूप में फैलने लगा। इसी क्रम में क्या होता है? इसी क्रम में, वही राष्ट्रवादी के क्रम में एक जो होता है, व्यापारियों ने, कौन जी बताओ? व्यापारियों ने एक संस्था का गठन करता है। कौन संस्था का गठन करता है? व्यापार जो था एक संस्था गठन करता है। उस संस्था का क्या नाम था? ज़ालबेरिन। क्या था जी? ज़ालबेरिन। क्या नाम था? ज़ालबेरिन नामक संस्था का गठन करता है। कौन करता है प्यारे लड्डू बताओ जी? व्यापारियों ने। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि आर्थिक समानता लाना, व्यापार के क्षेत्र में आर्थिक समानता लाना, और साथ ही साथ जर्मनी का एकीकरण में एक सहायता प्रदान करना, जर्मनी का एकीकरण हो सके। किसका उद्देश्य था बताओ जी? ये जो ज़ालबेरिन नाम की संस्था थी। आप पूछ देंगे क्वेश्चन तुमसे
कि जालबेरी नामक संस्था किसकी संस्था थी, तो क्या बोलोगे मेरे प्यारे लड्डू, वहां बोलोगे भैया ये तो व्यापारियों की संस्था थी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। और ये व्यापारियों जालबेरी नामक जो संस्था थी व्यापारियों संस्था थी, लेकिन किसके नेतृत्व में था बताओ जी, ये प्रसा के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व बाबू बताओ, प्रसा के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में, प्रसा के नेतृत्व में। बाबू बताओ किसके नेतृत्व में, प्रसा के नेतृत्व में। लेकिन धीरे धीरे इसका भी क्या हो गया, दबा दिया। इसको भी क्या होगा, दबा दिया गया। अब जो है जब 1830 का जब क्रांति हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति, वो सिर्फ इटली ही नहीं जर्मनी पर भी इंपैक्ट डालने का प्रयास काम किया था। और फिर 1848 में जो क्रांति हुआ था वो भरपूर इंपैक्ट डाला था। किस पे इंपैक्ट बताओ, किस पे इंपैक्ट आया था बताओ जी, जर्मनी पे। कौन सा बताओ, जो 1848 का जो क्रांति हुआ था वो भरपूर इंपैक्ट डाला था किस पे, जर्मनी पे। ठीक ना, तो क्या इंपैक्ट डाला था यहाँ पे ध्यान देना, थोड़ा सा मिटाते हैं बाबू यहाँ पर ही, उस पर लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, इतना में पता चल रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा है ना जी, दिख रहा है ना तुम लोग को भी, ओके। अब जो क्या होता है 1848 की क्रांति जो हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति, वो सिर्फ इटली पे इंपैक्ट डाला था बल्कि जर्मनी पर भी इंपैक्ट डाला था। और उसी क्रम में क्या होता है, मेटरनिक का हो जाता है अंत। क्या होता है, मेटरनिक का हो जाता है अंत। तो देखा, अरे तेरी की जो ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिक, उसका क्या हो गया, अंत हो गया। ऑस्ट्रिया का क्या हो गया बताओ, उसका मतलब जो मेन ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था, मेन जो था, उसी का खात्मा हो गया, उसी का मृत्यु हो गया। तब क्या हुआ जी बताओ, इसी समय जर्मनी राष्ट्रवादियों ने क्या किया, इसी समय का फायदा उठाते हुए जर्मनी राष्ट्रवादियों ने मार्च बताओ, मार्च 1848 में क्या करते हैं, एक पुराने संसद में फ्रैंकफर्ट को जी, पुराने संसद में सभा को एक फ्रैंकफर्ट में बुलाया। कहां बुलाया जी, पुराने संसद की सभा को, जो पुराना संसद था उसकी सभा को कहां बुलाया, फ्रैंकफर्ट में बुलाया। कब बुलाया, मार्च 1848 को। कब बुलाया, मार्च 1848 को बुलाया। कब बताओ, 1848 को। अच्छा, किसके मृत्यु के बाद, मेटरनिक के मृत्यु के बाद बुलाया। अब आगे बढ़ जाते हैं, और इसमें क्या निर्णय लिया गया, जो फ्रैंकफर्ट में बुलाया गया था, क्या बुलाया गया था बाबू बताओ, जो फ्रैंकफर्ट में बुलाया गया था, सभा बुलाया गया था, जो पुराने संसद के द्वारा जो सभा बुलाया गया था, इसमें क्या निर्णय लिया गया, इसमें निर्णय लिया गया कि प्रसा के शासक, कौन बाबू, प्रसा के शासक, जिसका नाम था क्या, फ्रेडरिक विलियम। क्या नाम था, फ्रेडरिक, क्या नाम था बाबू, फ्रेडरिक विलियम। उसके नेतृत्व में क्या होगा, उसके नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण किया जाएगा। ठीक ना, तब क्या होता है, लेकिन और बोलता है कि फ्रेडरिक विलियम को बोलता है कि सबसे बड़ा राज तू यहीं का तू भी है, सबसे बड़ा जर्मनी का राज कौन था, प्रसा था। तो बोल रहा है कि सबसे बड़ा राज तो तुम्हारा ही है, तो तुम्हारे ही नेतृत्व में वह जर्मनी का एकीकरण क्यों नहीं किया जाए। किसमें फैसला लिया गया था, जो फ्रैंकफर्ट में बुलाया गया था सभा का, कौन सभा था बताओ, पुराने संसद के फ्रैंकफर्ट में जो बुलाया गया था, उसमें यह निर्णय लिया गया था 1848 में, मार्च 1848 में। ठीक है, अब क्या होता है, और बोला कि तुम्हारे जो फ्रेडरिक विलियम के ही मतलब कि अंतर्गत, इसी के अंतर्गत जितना भी जर्मनी में 300 जो बड़े छोटे बड़े राज्य में विभक्त है, मतलब बहुत सारे राज्य में जो विभक्त है, सबका क्या किया जाए, एकीकरण किया जाए। क्या किया जाए बाबू, एकीकरण किया जाए। क्या किया जाए मेरे प्यारे लड्डू, एकीकरण किया जाए। तब क्या होता है, लेकिन अब एकीकरण ही नहीं, साथ में लोकतंत्र का भी स्थापना किया जाए, गणराज्य का भी स्थापना किया जाए, मतलब जनता का शासन को लाया जाए। लेकिन ये फ्रेडरिक विलियम जो था मेरे भाई, कौन जी, फ्रेडरिक विलियम, ये बात से मुकर गया, बोला नहीं ऐसा होगा। और ये जानता है ये निरंकुश टाइप का शासक था। क्या था जी, निरंकुश टाइप का शासक था। निरंकुश क्या था जी, निरंकुश टाइप का क्या था जी, शासक था। ठीक ना, और एक रूढ़िवादी विचार का शासक था। कौन, फ्रेडरिक विलियम। ठीक है, तब कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, समझ गया ने। तब जो है सबको एकदम सदमा लग गया, ऐसे कैसे, अभी तो सब लोग क्या, अभी तो क्या बताओ जी, अभी तो सब लोग मिल के जब मेटरनिक का पतन हुआ तो हम लोग सोचे कि लगे में जर्मनी का भी एकीकरण हो जाएगा। ये तो गद्दारी कर दिया। ये हम लोग सोचे कि जो फ्रेडरिक विलियम है, जो प्रसा का शासक है, उसी के नेतृत्व में हो जाएगा क्या, एकीकरण हो जाएगा। किसका एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण हो जाएगा। लेकिन ये तो बदल गया, ये तो बोला कि ऐसा कुछ नहीं होने देंगे हम। तो राष्ट्रवादी लोगों ने आंदोलन किया, लेकिन उसको दबा दिया। उसके बाद क्या होता है, ये टें बाजा बोल देता है, मतलब इसका मृत्यु हो जाता है। किसका मृत्यु होता है जी, फ्रेडरिक विलियम का हो जाता है मृत्यु। किसका मृत्यु होता है बाबू बताओ, फ्रेडरिक विलियम का हो जाता है मृत्यु, इसका हो जाता है मृत्यु।
और इसका भाई जिसका नाम क्या था, नाम बताओ जी, विलियम। क्या नाम था इसका भाई जिसका नाम था विलियम, सिर्फ विलियम नाम था। क्या नाम था बाबू, विलियम नाम था। वो क्या बनता है, प्रसा का शासक बनता है। क्या बनता है जी, प्रसा का शासक बनता है। और ये बेचारा बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, ठीक ना, और ये राष्ट्रवादी व्यक्ति था। ये बोला कि हाँ बिल्कुल जर्मनी का एकीकरण किया जाएगा, बिल्कुल अच्छी तरीके से किया जाएगा जर्मनी का एकीकरण, इसमें हम इसका साथ देंगे, इसमें हम साथ देंगे। किसका बताओ, जर्मनी के एकीकरण में। ये बात कौन बोला, जो फ्रेडरिक विलियम का भाई जो विलियम था, जो पर्सा का नया शासक बना, वो कैसा विचार का था, राष्ट्रवादी विचारधारा का था। कैसा विचारधारा था बाबू बताओ जी, राष्ट्रवादी। क्या था बाबू बताओ, राष्ट्रवादी विचारधारा का था, ठीक ना। ये बोला कि बिल्कुल किया जाएगा। इसीलिए जर्मनी के एकीकरण के उद्देश्य को लेकर इसने एक अपना चांसलर नियुक्त किया। उसका नाम क्या था मेरे लड्डू बताओ, उसका नाम था बिस्मार्क। क्या नाम था जी, बिस्मार्क। अपना चांसलर नियुक्त किया जिसका नाम था बिस्मार्क। अब बिस्मार्क की कहानी हम लोग सुनते हैं। बिस्मार्क ने क्या योगदान दिया, किसमें योगदान दिया, जर्मनी के एकीकरण में, उसको समझने वाले हैं। पहले बिस्मार्क जो था ये क्या था, एक महान कूटनीतिक था। क्या था, एक महान कूटनीतिक था, महान कूटनीतिक था। मतलब इससे वो बहुत कूटनीतिक करने में बहुत आगे था। मतलब इस पर छल कपट बल हर एक तरीके से मजबूत था। इसका दिमाग, राजनीति करने का तरीका, सब कुछ एकदम बहुत ही बेहतरीन था। इसका सब लोग फैन था, समझ गए ना। चाहे उदारवादी व्यक्ति हो या राष्ट्रवादी व्यक्ति हो या कट्टरवादी व्यक्ति हो, सभी लोग सोचते थे ना कि तो हमारे समर्थक है, ये तो बहुत बढ़िया आदमी है। मतलब इसके पास इन्फ्लुएंसिंग पावर जो होता है ना, कम्युनिकेशन स्किल, इसके अंदर बहुत ज्यादा था बिस्मार्क के पास। एक राजनीति कैसे करना है, कैसे सबको बैलेंस करना है, इसमें बहुत कुट के भरा हुआ था। इसमें अब बिस्मार्क में। और बिस्मार्क किसका चांसलर था, तो याद रखना विलियम का चांसलर था। कहां का चांसलर था, तो याद रखना प्रसा का चांसलर था। क्या था ये जी, चांसलर था। क्या था मेरे लड्डू बताओ, चांसलर था। किसका चांसलर था बाबू, बिस्मार्क का चांसलर था। कहां का चांसलर था, प्रसा का चांसलर था। कोई दिक्कत है नहीं। इसके बाद क्या 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 ध्यान देना है। शुरुआती में क्या हुआ, शुरुआती में बहुत ही इंपैक्ट इस पे, मतलब हीगल जो कांट थे इतिहासकार, उसका बहुत प्रभाव इसके माइंड पे रहता था कि नहीं वो सही बोल रहे हैं। जो हीगल कांट जो है ना बहुत ही बढ़िया व्यक्ति है, उनका कथन जो है बहुत सही है। जो पीछे पढ़े ना हम लोग कि हीगल कांट क्या थे, एक इतिहासकार थे, और उनका जो होता है जो लिखते थे देश के प्रति कि ये गलत है ये सही है, तो उनसे ये बहुत इंप्रेस था। कौन, विलियम, सॉरी कौन, बिस्मार्क। कौन जी, बिस्मार्क बहुत ही इंप्रेस था। और उसने क्या किया, अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए, सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए रक्त और लौह नीति का अवलंबन किया। किसका अवलंबन किया बताओ जी, रक्त और लौह नीति, रक्त और लौह नीति का अवलंबन किया, लौह नीति का अवलंबन किया। तुमसे क्वेश्चन पूछ देंगे कि रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए, तो कौन सी बोलोगे, बिस्मार्क। क्या बोलेगे लड्डू, बिस्मार्क। क्या बोलोगे, बिस्मार्क। कोई दिक्कत है जी नहीं। अच्छा अब क्या होता है, ये सोचा ना कि कैसे अब हमारे जर्मनी का एकीकरण होगा। सबसे बड़ी बाधा कौन था, ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था, मेटरनिक तो निकल लिया, टेवाजा बोल दिया। अब जो है अभी क्या सोचा ना कि ऑस्ट्रिया को ही हराना पड़ेगा हमको। तो क्या किया, ऑस्ट्रिया से क्या किया, युद्ध कर लिया। युद्ध करने से पहले क्या किया, इटली के जो शासक थे जिसका नाम था विक्टर इमैनुअल, उससे क्या करता, संधि कर लेता है और दोनों मिल के कहता नहीं कि ऑस्ट्रिया को कुचल देते हैं। दोनों के लिए जो राष्ट्र जो यहाँ है जो दोनों के लिए सबसे बड़ा बाधा कौन था, ऑस्ट्रिया ही था। क्यों ना दोनों मिलकर इसको कुचल दे। तो बोला बिल्कुल तुम्हारे साथ हैं हम। तब क्या होता है, ऑस्ट्रिया जो है 1866 में, कब मेरे लड्डू बताओ जी, ऑस्ट्रिया जो है 1866 में, 1866 में ऑस्ट्रिया जो है पर्सा के खिलाफ युद्ध छेड़ देता है। और इस युद्ध में क्या होता है, ऑस्ट्रिया बुरी तरह से पराजित हो जाता है। इस तरीके से क्या होता है, जर्मनी का क्या जी बताओ, जर्मनी का जो है एकीकरण का मार्ग अब और बढ़िया हो जाता है। मतलब लगभग जर्मनी का जो था ना एकीकरण में जो बाधा, बहुत बड़ा बाधा, वो क्या था, खत्म हो जाता है। अभी बाधा है लेकिन 70% लगभग खत्म हो गया। क्योंकि ऑस्ट्रिया जब 1866 में पर्सा और ऑस्ट्रिया के बीच में युद्ध हुआ, कहां युद्ध हुआ था बताओ, सेडोवा में। कहां युद्ध की घोषणा हुआ था बताओ, सेडोवा में कहा हुआ था मेरे लड्डू बताओ, सेडोवा में युद्ध की घोषणा हुआ था, ठीक ना। और इसमें ऑस्ट्रिया क्या होता है जी बताओ जी, बताओ तुम बताओ क्या होता है, बताओ। ऑस्ट्रिया इसमें बुरी तरह से हार जाता है। और इस तरह से बताओ जर्मनी पर जो ऑस्ट्रिया का प्रभाव था वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। क्या हो गया लड्डू, समाप्त हो गया। अब जो है बाकी जर्मनी के एकीकरण के लिए फ्रांस को हराना भी जरूरी था। सिर्फ जर्मनी में ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप नहीं था, फ्रांस का भी हस्तक्षेप था।
तब क्या सोचा जर्मनी कि ऑस्ट्रिया तो हरा दिए, अब हमको फ्रांस को भी क्या करना है, हराना है। समझ गए नहीं? तो अब जो है परसा की फ्रांस और परसा में युद्ध होता है, युद्ध की घोषणा हो जाता है। उस युद्ध का क्या नाम था, सेडोन की लड़ाई। क्या था, सेडोन की लड़ाई। कब होता है, अब जो है मेरे लड्डू, कब, 19 जून, क्या है जी, 19 जून कब जी, बताओ, 1870 को सेडोन की युद्ध हो जाता है। किसके बीच में, परसा और फ्रांस, परसा और फ्रांस के बीच में। अब परसा कहाँ का है बताओ, जर्मनी का ना जी, परसा कहाँ का है, जर्मनी का है। अब दोनों में युद्ध हो जाता है पूरा, और इसमें फ्रांसीसी का हार हो जाता है। अब सोच लो पूरा का पूरा जो था, इसका विरोधी ऑस्ट्रिया था, इसका विरोधी, और इसका विरोधी कौन था, फ्रांस था। इसका विरोधी दोनों पूरी तरह से हार गया। अब इसका एकीकरण के लिए पूरा मार्ग एकदम क्लियर हो गया, क्लियर कर दिया, अब तो हमारा एकीकरण हो ही जाएगा। और जब यहाँ पे जो सेडोन का युद्ध हुआ था, उसके बाद एक संधि होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण संधि, याद रखना मेरे लड्डू, बहुत ही महत्वपूर्ण संधि है, ध्यान देना। 1871 में, कब जी, 1871 में 10 मई, कब मेरे लड्डू बताओ, 10 मई 1871 में एक संधि होता है। उस संधि का नाम क्या था बताओ, फ्रैंकफर्ट की संधि। क्या था, फ्रैंकफर्ट की संधि। क्या होता है मेरे लड्डू बताओ, फ्रैंकफर्ट की संधि होता है। 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि होता है। इसके तहत जो है शांति स्थापित किया जाता है और फ्रांस अलग हो जाता है, मतलब फ्रांस में हस्तक्षेप नहीं करता है, और यहाँ जर्मनी जो है एकीकरण हो जाता है इसका। कब होता है, 1871 में जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जर्मनी का भी एकीकरण क्या हो गया बच्चा पार्टी, पूरा हो गया। अब तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे हम, तुमसे क्या पूछेंगे जी, क्वेश्चन पूछेंगे शुरू से, फ्रांस का एकीकरण से, जर्मनी के एकीकरण से, सारा के एकीकरण से तुमसे हम क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना है। यहाँ तो किसका होगा, पूरा जर्मनी का एकीकरण पूरा होगा। कैसे हुआ, यहाँ पर बिस्मार्क आया, ठीक ना, और कौन था यहाँ का एगो शासक, फ्रेडरिक विलियम था, ठीक है, वो तो गद्दारी कर दिया, निरंकुश था, रूढ़िवादी था, लेकिन उसका भाई विलियम था जो यहाँ का जो परसा का चांसलर नियुक्त किया, किसको, बिस्मार्क को नियुक्त किया। और बिस्मार्क ने अपना काम कर दिया भली भांति, और यहाँ का एकीकरण का मार्ग प्रस्ताव किया। ऑस्ट्रिया पा रहा था उसको हरा दिया, और फ्रांस पा रहा था उसको भी हरा दिया, और अपना रास्ता क्लियर कर दिया। अब फ्रैंकफर्ट के संधि कर दिया एकदम कि अब जो है क्लियर होगा। अब क्वेश्चन पूछेंगे यहाँ से, अब तू लोग जवाब देगा, देखते हैं तू लोग कितना पढ़ा है, कितना जवाब देता है। जो ज्यादा नहीं, 5-6 क्वेश्चन पूछेंगे, 10 क्वेश्चन पूछेंगे, ताकि तू लोग का रिवीजन भी हो जाए, और तू लोग के लिए हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी लाएंगे। हम क्वेश्चन भी, जो बीबीआई क्वेश्चन है बच्चा पार्टी, वो भी लाएंगे हम, ठीक है। तो बताना है सबसे पहले राष्ट्रवादी भावना का बीजारोपण किस काल से हुआ था, कौन काल से, पूर्व जागरण काल से। याद है ना, कौन काल से जी, पूर्व जागरण काल से। कौन सा देश में उन्नत के रूप में प्रकट हुआ था, कौन सा बताओ, इटली जी, फ्रांस ना होगा जी, अरे बैलन तू सब यो ना याद रखता है जी। बताओ 1789 की जो क्रांति हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति, उसके रूप में उन्नत के रूप में प्रकट हुआ था। दोनों वीडियो देख लेना पीछे वाला, अच्छे से बता पाओगे। अच्छा, और बताओ हमको बाबू, और क्या बताएगा बताओ, वियना सम्मेलन की स्थापना कब हुआ था बताओ, कब, 1815। उसका चांसलर कौन था बताओ, उसका नहीं, उसका मेजबानी कौन कर रहा था, मेटरनी। अच्छा, कहाँ का चांसलर था, ऑस्ट्रिया का चांसलर था। इसमें कितने कौन कौन देश शामिल थे, ब्रिटिश थे, परसा थे, और कौन था, रूस था, और कौन था, ऑस्ट्रिया था, ठीक ना। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था, राजतंत्र को पुनः स्थापन करना, जो नेपोलियन के युद्धों ने समाप्त कर दिया है। अच्छा, और नेक्स्ट क्वेश्चन बताना, तू लोग कौची करता पहले बताओ, हमको समझ में नहीं आता है। अब तू लोग भी ये नहीं बता पा रहा है, तू लोग, इसका मतलब तुम लोग रिवीजन में कमी है। और जो बता रहा भाई, उसके लिए तुम मेहनत कर रहे हो, तुम बहुत आगे जाओगे। और जो नहीं बता रहा, कोरियन, बैला नहीं, बैली भी बहुत सा देख रही है, ठीक ना। तू लोग भी पढ़ो यार, पढ़ो बाबू, तू लोग भी। तू लोग बताओगे ये 1 वीडियो 2 वीडियो, पार्ट 1 पार्ट 2 देखो, ऑटोमेटिकली क्वेश्चन आंसर तुम्हारा आएगा, ठीक है। अच्छा, और एक पार्ट और आने वाला है, लास्ट पार्ट और लाएंगे हम, ठीक ना, इसका अंतिम पार्ट, उसमें क्वेश्चन भी करते चल जाएंगे, जो बच खुच गया उसको खत्म करेंगे, और उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाएंगे हम, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे जो था चार्ल्स टेन के नेतृत्व में, मतलब चार्ल्स टेन जब बना था यहाँ का राजा, कहाँ का, फ्रांस का जब राजा बना था, वहां पर कौन सी क्रांति हुआ था, 1830 की क्रांति हुआ था ना जी, अरे भाई 1830 क्रांति हुआ था। अच्छा, अब बताओ हमको ये बताओ कि फ्रांस जो था वो स्वतंत्र कब हुआ था, गणराज्य की यहाँ स्थापना कब हुआ था बताओ, 24 फरवरी 1830
48 को हुआ था ना, 1848 पहला दूसरों को भी याद नहीं है, तू लोग को भी याद नहीं है, ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़ जाते हैं, अब इटली का बात करते हैं कि इटली के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका किसका था, तो बताओ। गैरीबाल्डी, मेजनी था, डॉन काबूट था, और कौन था, विक्टर इमैनुअल था, ठीक है। अच्छा और इसी में हम बात किए थे, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, एक नाविक था। अच्छा उसको अथी बनने का ऑफर मिला था, शासक बनने का भी ऑफर मिला, लेकिन ही ठुकरा दिया, बोला ना कि हम शासक नहीं बने। मेजनी क्या था जी बताओ, मेजनी एक साहित्यकार था, और कौन दल से उसका अथी था बताओ, कार्बोनरी दल कैसा था बताओ, गुप्त दल, एक गुप्त दल था, छापामार युद्ध के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। अब जर्मनी तो अभी पढ़ भी किया है, बैलन तो सबके लिए एक वीडियो एक और लाएंगे, मतलब कि क्या उसको बोलते हो, ये हो गया ना पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 लाएंगे। पार्ट 4 में जो बचा खुचा है ना मेरे लड्डू, सबको खत्म करके अभी भी आई क्वेश्चन जो है उस पे काम करेंगे। और जानते हो कैसे क्वेश्चन करवाएंगे, एक क्वेश्चन लिखेंगे उसमें तुलक से आंसर पूछेंगे और उसी पे 5 तरीके का डिस्कशन करेंगे। एक क्वेश्चन का पोस्टमास्टर्म करेंगे बउआ, तो उसमें हम लोग बहुत सारी चीजों का और सीख जाएंगे, क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे और बहुत ही बेहतरीन बहुत ही बढ़िया तरीका से करेंगे। यहां तक वीडियो देखा हुआ उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और जो है बच्चा पार्टी क्या करना, और ज्यादा से ज्यादा लोग को बताओ, सब्सक्राइब करने के लिए बोलो कि भैया पढ़ा रहे हैं सब्सक्राइब करो, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर खराब कर रहे हैं तो वो भी कमेंट में लिखो, हालांकि नहीं कर रहे हैं तो लोग ऐसे जानते तो लोग मेरा प्यारा लड्डू है, बोल ही देगा, बड़ा ये करेगा तो लोग, ठीक है। तो याद रखना बाबू, याद नहीं रखना मतलब सब लोग के यहाँ शेयर कर देना बाबू, ठीक है। और लाइक जरूर करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कमेंट प्यारा सा करना बाबू, उससे क्या होता है ना जी, मेरा कॉन्फिडेंस टन यहाँ से टन ऊपर चल जाता है, समझ गया ना। धन्यवाद बाबू। आज छोटी दीपावली है, छोटी दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं, और हम ऐसे ही तुम लोग के लिए मेहनत करते रहेंगे, और तुम लोग भी अपना योगदान देते रहना है। हम तुम्हारे क्या है, सारथी है, तुम्हारा मार्गदर्शक है, तुम मेरे बस साथ चलो, बिल्कुल जहां चाहते हो वहां पहुंच जाओगे। बिलीव मी ब्रदर एंड सिस्टर दोनों, ये नहीं खाली ब्रदर बोलते रहते हैं, लड्डू बोलते, लड्डुएनिया तो बोलबे नहीं करते हैं, लड्डुएनिया, लड्डू ब्रदर, मेरे सिस्टर जो भी हो, सभी के लिए बहुत थैंक यू सो मच। इतना प्यार देने के लिए, तुम लोग का बहुत ज्यादा कमेंट आता है, और बहुत बढ़िया से एकदम तैयारी कर रहे हो भैया, एकदम बढ़िया पढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हम देखते हैं ना भाई कमेंट, एकदम दिल गदगद हो जाता है। थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी।